हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल चेंज। पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल चेंज मेनली हम चार तरीके से पढ़ेंगे, मतलब चार पर्सपेक्टिव को कवर करने की कोशिश करेंगे। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव और सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हम थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि सोशल चेंज चीज़ क्या है। सोशल चेंज हमारी सोसाइटी में बड़ी छोटी कोई भी चीज़ हो, कोई भी चेंजेस हो, उसको कहा जाता है सोशल चेंज। हमारे सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में जो भी चेंजेस आएंगे वो सारे चेंजेस हो जाएंगे सोशल चेंज। अब समझने की कोशिश करते हैं पर्सपेक्टिव क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पर्सपेक्टिव को समझते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पर्सपेक्टिव चीज़ क्या है ये नहीं समझ सकते। तो हम अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे, पर्सपेक्टिव का मतलब है दृष्टिकोण या फिर नज़रिया। एक एक चीज़ के लिए एक एक लोगों का नज़रिया अलग होता है, इसको पॉइंट ऑफ व्यू भी कहा जाता है। पर्सपेक्टिव को डेफिनेशन की तरीके से याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये अच्छी तरीके से हमें जानना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सोशियोलॉजी में जो सारी इंटर रिलेट हो जाती है, एक साथ मिक्स हो जाती है, इसलिए हमको हर एक वर्ड को अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो अब हम पहले देखते हैं कि इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का मतलब है कि हम जब भी सोसाइटी को या फिर सोशल चेंज को इवोल्यूशन के तरीके से समझने की कोशिश करते, मतलब हमारा सोसाइटी किस तरीके से एक एक स्टेप करके अग्रसर हुआ या फिर इवॉल्व हुआ। मॉर्गन ने 3 तरीके का इपोजेस दिया था जिससे हमारा सोसाइटी चेंज हुआ। पहले है सेवेग्री, फिर बर्बरिज्म, फिर सिविलाइजेशन। सेवेग्री मतलब हम जब बहुत आदि मानव हुआ करते थे, मतलब पेड़ पौधे पेड़ में रहते थे, जंगलों में रहते हैं, उसको कहा जाता है सेवेग्री। बार्बरिज्म मतलब जिस टाइम हम थोड़े थोड़े घर बार बनाने या फिर पशुओं को पालन करना, ये सारे चीज़ें सीख रहे थे, उसको कहा जाता है बार्बरिज्म। और सिविलाइजेशन जब हम कहीं एक सेटल जगह पर रह के एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर जो भी काम है कर रहे हैं, एक सेटल पोजीशन पे बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, उसको कहा जाता है सिविलाइजेशन। मॉर्गन के बारे में डिटेल क्लास मेरे चैनल पे है, आप लोग थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद देखते हैं इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से और एक इंसान जिन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फासाइज किया था इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को, वो है ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट ने 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन बताया था। मतलब हमारा जो भी ह्यूमन माइंड है, हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा सोचने की क्षमता है, वो 3 स्टेजेस से गुजरता है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। थियोलॉजिकल मतलब हम जब भी रिलीजियन से सब कुछ, सारे चीज़ों को हम रिलीजियन की तरफ से सोचते हैं या फिर रिलीजियन के नज़रिए से देखते हैं, उसको कहा जाता है थियोलॉजिकल। उसके बाद मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मतलब हम जब नेचर की चीज़ से, नेचर के, हमारे आसपास को नेचर के तरीके से हम सब चीज़ को डिफाइन करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, वो हो जाएगा मेटाफिजिकल। मतलब हम कोई भी काम करें, हम इल्ज़ाम देंगे या फिर बोलेंगे नेचर की तरीके से ही कि हमारा सब कुछ नेचर कर रहा है, और थियोलॉजिकल में बोलेंगे कि हमारा सब कुछ गॉड कर रहा है। उसके बाद आता है थर्ड, जो है पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज में हम जब भी साइंटिफिक थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, उसको कहा जाता है पॉजिटिव स्टेज। मतलब हम तब रैशनल होते हैं, साइंटिफिकली सोचने की कैपेसिटी रखते हैं, साइंटिफिकली सोचते हैं, इसको कहा जाता है पॉजिटिव स्टेज। आप लोग ऑगस्ट कॉम्ट का एक डिटेल क्लास है, वहाँ पर भी देख सकते हैं, सब कुछ अच्छी तरीके से समझा दिया है वहाँ पर। अब इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में और एक थिंकर है। थिंकर मतलब सोशियोलॉजिस्ट है, जिनको कहा जाता है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था कि सोसाइटी 2 स्टेप में चेंजेस होते हैं। पहले था सिंपल सोसाइटी और अब है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सिंपल स्टडी सोसाइटी जो था वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता था, उनका पैटर्न ऑर्गेनाइज था, उनको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन आजकल का जो सोसाइटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब इंडस्ट्रियल पीरियड से जो भी सोसाइटी इवॉल्व हुआ है वो सारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है।
वहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और इनको इंटरलिंक करने में भी बहुत दिक्कत होती है। फिर देखते हैं हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में मेनली हम 3 थिंकर्स को देखते हैं। पहला है कार्ल मार्क्स, कुजर और डेरेंडॉफ। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम चीज़ों को, हमारा जो भी सोचने की क्षमता है, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बहुत सारे ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल्स में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, उन सारे चीज़ों से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का मेन जो इंसान है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी में हम 2 तरीके के लोग हैं, एक है हैव और एक है हैव नॉट्स। मतलब हैव वो है जो ओनर क्लास है, जो लोगों को डोमिनेट करते हैं, जो फैक्ट्री को के ओनर है, और जो हैव नॉट्स है वो है प्रोलेटेरिएट, उनके पास पैसा नहीं है, वो काम करके खाते हैं। सोसाइटी में जो भी चेंजेस आएंगे, सोशल जो भी चेंजेस आते हैं, वो सब का मेन रीज़न ही है इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसकी वजह से ही सारे चेंजेस आते हैं। पहले कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट के बाद धीरे धीरे रिवोल्यूशन आएगा, ये उनका कार्ल मार्क्स का मानना है। अब उसके बाद आते हैं कुजर। कुजर ने क्या बोला था? कुजर ने सोशल चेंज को, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को फंक्शनल बताया था। मतलब उनके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट भी एक तरीके का फंक्शन ही है। कॉन्फ्लिक्ट के फंक्शन की वजह से ही हमारा सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारा जो भी सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो सारी हमारी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही आगे बढ़ती है। कोई भी चीज़ अगर न्यू कंस्ट्रक्ट हो रही है या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रही है, वो सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही हो रही है। मतलब मेन जो बात है वो है कॉन्फ्लिक्ट इस सोसाइटी में सारी चीज़ों का चेंजेस का कारण है। उसके बाद डेरेंडॉफ ने क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी से समझाया था। मतलब हमारा जो भी सोसाइटी है वहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो मेनली अथॉरिटी के बेसिस पे हो रही है। मतलब किसी को पावर चाहिए, कौन अथॉरिटी होल्ड कर रहा है, या फिर अथॉरिटी एक इंसान से दूसरे इंसान पर कैसे जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है, ये अथॉरिटी के बेसिस पे ही हमारा सोसाइटी में सोशल चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव में। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव का मतलब सोसाइटी में जो भी स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो भी स्ट्रक्चर है, वो सारे का सारे स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ फंक्शन है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिनका कोई फंक्शन नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है, हर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई मीनिंग है। हमारा सोसाइटी में जो भी चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चर और उन स्ट्रक्चर का जो भी फंक्शन है, उन सब का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनके बीच में, स्ट्रक्चर के बीच में जो भी इंटर रिलेशन होगा, सोसाइटी के बीच में जो भी इंटर रिलेशन होगा, इसके वजह से ही सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, मतलब सोशल चेंजेस आएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे बढ़िया इंसान जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव से सोशल चेंज को समझाया था वो है डुर्खेम। डुर्खेम ने बताया था कि सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मेन चेंजेस की वजह ही है डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब हमारा सोसाइटी में जो भी लेबर का डिवीज़न है, मतलब कोई काम करने वाला, कोई जूते सिलने वाला, कोई नौकरी करने वाला, कोई ओनर क्लास, इन सब में जो डिवीज़न है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, इनकी वजह से ही सोसाइटी एक रहता है। या फिर सोसाइटी में जो भी चेंजेस आते हैं इन सारे चीज़ों के वजह से। उनके हिसाब से सोसाइटी पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी था और अब मॉडर्न सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ गया। यहाँ पर इन दोनों में जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन का जो भी खेल है, इनकी वजह से हमारा सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, ये इमानुएल डुर्खेम का मानना है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव में एक थिंकर, जो भी मेन थिंकर है, वो है टेलकोट पार्सन। टेलकोट पार्सन में सोशल सिस्टम को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था। एक है पर्सनालिटी, ऑर्गेनिज्म और कल्चर। मतलब पर्सनालिटी स्टेज मतलब जो भी हम पर्सन है उनका जो एक इनर पर्सनालिटी होती है, उस चीज़ से हमारा सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ सकती है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म, मतलब हम जब भी बहुत सारे ह्यूमन एक साथ रहते हैं, हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म है, इन सब से भी हमारा सोसाइटी में चेंजेस आ सकते हैं।
और सबसे बड़ा रीज़न जिसके वजह से हमारा सोसाइटी में चेंजेस आते हैं वो है कल्चर। कल्चर की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को होने से रेजिस्ट करते हैं, मतलब उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला था कि ये 3 स्टेजेस में हमारा सोसाइटी का जो भी चेंजेस है, ये सोशल सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर इन तीनों के बीच में कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री हो तब भी हमारा सोसाइटी में इक्विलिब्रियम रहेगा, नहीं तो हमारा सोसाइटी में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा ऑकबर्न ने क्या बोला था। ऑकबर्न का मेन थ्योरी था कल्चरल लैग। कल्चरल लैग मतलब हम जब भी मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको कहा जाता है कल्चरल लैग। मतलब कल्चर हमारा पीछे छूटा जा रहा है और मटेरियल चीज़ें मतलब हमारे जो भी टेक्नोलॉजी है, काम करने का चीज़ें है, वो सारे चीज़ें आगे बढ़े जा रही है। इसकी वजह से ही हमारा सोसाइटी में मेन चेंजेस आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी में इक्विलिब्रियम बने रहने के लिए हमारा जो भी कल्चरल लैग है उसको लो करना पड़ेगा। मतलब जो भी मटेरियल चीज़ और नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़, ये सारे चीज़ों को एक साथ चलना होगा, ये अलग अलग नहीं चल सकते। उसके बाद देखते हैं हमारा सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब जो भी इंसान सोसाइटी में बिलोंग करता है उनका एक अलग ही रोल होता है। उनका साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप्ड हुआ है, वो किस तरीके से सोचता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि सोशल चेंजेस उसके हिसाब से क्या हो रही है। हर एक का सोचना एक तरीके का नहीं हो सकता, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से सोचना होता है। यहाँ पर हम जो भी रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में, हमारा साइकोलॉजी उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले, अगर किसी का साइकोलॉजी ऐसे डेवलप्ड हुआ है कि वो घूस ले रहा हो, घूस लेने की उसमें प्रवणता है, तो वो सोसाइटी को उस नज़रिए से देखेगा या फिर वो लेगा और उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। अगर हम देखें कोई ड्रग्स लेने वाला, अगर ड्रग्स लेने वाला का साइकोलॉजी देखे, उसको वो चीज़ ही चाहिए, उसको वो चीज़ अच्छी लगेंगी, लेकिन बाकी सोसाइटी को वो बुरी लगेंगी। इसलिए हमारा माइंडसेट और सोशल साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। मैक्स वेबर ने कहा था कि हमारा सोसाइटी में जो भी मॉडर्निटी आ रही है वो ट्रेडिशनल जो भी व्यू था उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रही थी। उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स का एग्जाम्पल दिया था कि पहले जो भी लोग थे वो इतना काम करने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन जब भी प्रोटेस्टेंट एथिक्स का आइडिया आया, मतलब प्रोटेस्टेंट आ गए, उनका काम ही था, उनका सोचना ही ऐसा था कि हमारा भगवान ने हमें धरती पे इसीलिए भेजा है कि हम काम कर सकते और पैसे इनकम कर सके। अगर पैसे कमाए तभी हमारा गॉड खुश होगा, अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारा गॉड खुश नहीं होगा। इस तरीके से उनका जो भी सोचना है, इसकी वजह से हमारा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। हमारा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगे, हम रैशनली सोचने लगे और हमारा सोसाइटी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगे। मैक्स वेबर का ये थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके दोस्त वगैरह है उनको शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।